बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है नंबर 10 ऑफ 1984 का। 28 अक्टूबर 1984 को इनेक्ट हुआ था और इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी सेम है। एट वंस इन्फोर्स हुआ था सेक्शन 1 के मुताबिक। उसके अलावा ये इसको जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था। ये एविडेंस एक्ट 1872 में अमेंडमेंट की गई थी और उसके बाद ये QS बनाया गया था। इससे पहले 1872 का एविडेंस एक्ट पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल था, लेकिन 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने जो कि मार्शल लॉ की पैदावार है ये, तो इस एक्ट को अमेंड करके इस्लामिक लॉ के मुताबिक बनाया गया था इसको। पार्ट 1 इसका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन आर्टिकल 1। सॉरी, इसके आर्टिकल्स कहलाते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसकी एक्सटेंट जो है वो एडवांस हुई थी, मतलब वही 28 अक्टूबर 1984 को। बाज़ जगह पर इसकी डेट 26 अक्टूबर भी लिखी होती है, वो 2 दिन का फ़र्क पब्लिशिंग डेट के इशू में आया था। अदरवाइज़ ये 28 अक्टूबर को ही पब्लिश हुआ था। वैसे इनेक्टमेंट डेट इसकी 26 अक्टूबर भी लिखी है मोस्टली जगह पर। उसके अलावा ये जी पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होता है तमाम जुडिशल प्रोसीडिंग पर जो कि किसी भी कोर्ट में है। उसमें कोर्ट मार्शल भी इंक्लूड है, ट्राइब्यूनल भी है, या कोई भी अथॉरिटी जो कि एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर। लेकिन ये अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेटर के ऊपर। आर्टिकल 2 इसका इंटरप्रिटेशन क्लास है, जो कि जनरल हर एक्ट की 2 क्लास इंटरप्रिटेशन क्लास जो होती है। कोर्ट से मुराद है मजिस्ट्रेट और तमाम वो पर्सनस जो कि लीगली अथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, सिवाय आर्बिट्रेटर को एक्सक्लूड किया है कि वैसे ने डॉक्यूमेंट से मुराद हर वो चीज़ जो कि एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, लेटर्स की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में, या फिर मार्क्स की शक्ल में, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा। मतलब लेटर्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, या फिगर्स और मार्क्स हैं, लेटर्स हैं, मार्क्स हैं। तो कोई भी चीज़ जो है कि है एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए वो लिखा गया है कुछ भी, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी QSO की इलस्ट्रेशन बहुत सारी हैं, तो वो जो अगर 1 घंटे पे लेक्चर रिकॉर्ड होगा 2 घंटे पे चला जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा एविडेंस की डेफिनेशन है ये। एविडेंस से मुराद है 2 की क्लास सी की फिर आगे सब क्लास 1 तमाम स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है किसी भी विटनेस के ज़रिए किसी भी मैटर के रिलेशन में, जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हवाले से या रेलिवेंट फैक्ट के हवाले से, या तो वो अंडर इंक्वायरी हो, तो फिर वो स्टेटमेंट जो कि विटनेस आके कोर्ट में देता है वो ओरल एविडेंस कहलाएगी। मतलब जो ज़बानी वो बोल कर जो भी बातें कहता है वो ओरल एविडेंस भी आएगी। उसके बरअक्स अगर कोई ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। अच्छा जी, 2 की क्लास डी में फैक्ट से मुराद है हर वो चीज़, मतलब हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो उसकी स्टेट ऑफ थिंग्स, उसकी हालत क्या है, या उसका रिलेशन ऑफ थिंग्स, उसका रिलेशन क्या है चीज़ों के साथ, जो कि कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय सेंसेस, जो कि सेंसेस से परसीव की जा सकती हो, या फिर कोई भी मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से कोई पर्सन कॉन्शियस होता है। मतलब इंसान की दिमागी हालत जिस वक्त जो होती है वो भी फैक्ट में शामिल है। अच्छा जी, आगे है आपकी क्लास 2, मतलब आर्टिकल 2 की सब क्लास 2। 1 फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट कब होगा, जब वो कनेक्टेड होगा किसी दूसरे फैक्ट के साथ जो कि किसी भी प्रोविज़न में इस ऑर्डर से रिलेट करे। मतलब ऑर्डर के रिलेटिंग प्रोविज़न से मुराद ये है कि ये जो आर्टिकल 18 से 69 तक जितने भी फैक्ट्स बताए गए वो सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो अगर वो उसकी कंसिस्टेंसी में आ रहा है, कोई भी फैक्टर वो कनेक्टेड है उस मैटर के साथ जो कि कोर्ट में मौजूद है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अच्छा जी, क्लास 3 क्या कहती है, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से मुराद कोई भी फैक्ट जो कि वो इटसेल्फ खुद कोई फैक्ट हो या फिर किसी दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन में हो, जिसकी एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंट या फिर नेचर या एक्सटेंट के हवाले से किसी भी राइट की, लाइबिलिटी की या डिसेबिलिटी की कोई असर्ट की गई है। मतलब कोई एक शख्स क्लेम कर रहा है कि ये मेरा राइट बनता है, ये मेरी लाइबिलिटी बनता है, ये फलां की लाइबिलिटी बनती थी, और डिनाइड, या कोई दूसरा शख्स उसको डिनाई कर रहा होता है, जो कि किसी
सूट की किसी सूट या प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग अक्सर जगह पर क्यूएसओ में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जो क्यूएसओ है ये एक प्रिसाइज लॉ है, मतलब लॉ ऑफ एविडेंस। अगर हम एविडेंस एक्ट को भी देखें तो वो भी प्रिसाइज, वो एक रूल है ना, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो ये वाला लॉ पूरा का पूरा उसके ऊपर फिट आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुख्तसर और जामे है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, वैसे लिखा हुआ है। इसको बहुत सालों बाद भी अमेंड करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। वो 1872 के बाद 1984 में इसको अमेंड किया गया, वो भी इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक लाने के लिए किया गया। और उसके बाद इसमें चंद एक तरमीम की गई हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से। अदरवाइज़ ये उस जैसा का था वैसा का वैसा ही मौजूद है। और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं, मतलब सिविल एविडेंस के लिए भी क्रिमिनल एविडेंस के लिए भी, दोनों में ये मौजूद होता है। हाँ अलबत्ता फैमिली लॉ ने इसको क्यूएसओ को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि फैमिली लॉ का अलग से प्रोसीजर है और उस पर क्यूएसओ एप्लीकेबल नहीं होती। बाकी तक तमाम के तमाम मैटर्स भी एविडेंस का जो तरीक़ाकार है वो ये क्यूएसओ के मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। अच्छा जी, आगे 3 में देखते हैं एक्सप्रेशन फैक्ट्री इशू। फैक्ट्री इशू हो गया कि वो अगर कोई शख्स एक क्लेम कर रहा है और दूसरा उसको डिनाई कर रहा है तो वही फैक्ट्री इशू है। कि अगर वो दूसरा भी एडमिट कर लेता है फिर तो वो एडमिटेड फैक्ट है ना, तो एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू प्रूव किया। हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, any court records on issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact issue। वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि फैक्ट इशू वही है जिसको कोई एक असर्ट करेगा और दूसरा डिनाई करेगा। 4 में फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव, फैक्ट को कब सेट टू बी प्रूव समझा जाएगा, मतलब फैक्ट को हम कब कहेंगे कि वो प्रूव हो गया, जब वो मैटर जो कि कोर्ट कंसीडर कर रही है उसको कोर्ट ये समझती है कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि हुआ होगा, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कॉमन मैन समझता है कि ऐसा इन हालात तो वाक़यात में ऐसा ही हुआ होगा। तो फिर उसको सपोज किया जाता है कि हाँ वो फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है। और नॉट प्रूव्ड में इसके डिसप्रूव्ड में इसके अपोजिट हो जाएगा कि किसी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस या फिर उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कि एक आम फहम शख्स या जो प्रूडेंट वेंट होता है ना, इसको आम फहम शख्स कहते हैं। मतलब एक कॉमन मैन, लेन मैन जिस तरह सोचता है कि इन हालात वाक़यात में ऐसा ही होगा। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, आगे आएगा आर्टिकल 24 में, प्ली ऑफ एलिबाई वाला। प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है कि एक वक्त में एक शख्स जो है वो लाहौर में था, वो अपने लाहौर में मौजूदगी का प्रूफ देता है कि वहाँ पर उसकी, मतलब फॉर एग्जांपल वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, किसी से मिलने गया था, उसने भी कहा कि हामिद से मिला था, उधर किसी होटल में उसने स्टे किया था तो वहाँ पर भी उसकी एंट्रीज़ हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रूव करती हैं कि वह शख्स लाहौर में था। और सेम उसी टाइम पर कोई मर्डर हो जाता है जो कि मुल्तान में होता है, तो फिर उसी शख्स के ऊपर एलिगेशन लगती है कि वो जो मर्डर है जो वो फ़लाँ शख्स ने किया, लेकिन जबकि वो तो कहता है कि मैं उस टाइम पे मुल्तान में था ही नहीं। तो वो लाहौर से मुल्तान का फासला जितना है वो इतना बनता है कि वो उस टाइम पे मतलब आके वो उधर वो कत्ल करके जा नहीं सकता था वापस, चाहे उसकी अपनी ही कन्वेंस क्यों ना। तो फिर क्या है, इन हालात में एक आम फहम शख्स भी, एक कॉमन मैन को भी अगर ये बात बताई जाए कि एक शख्स जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे 10 AM जो है वो लाहौर के किसी होटल में स्टे कर रहा था और वहाँ पर उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, और उसी 10 बजे मुल्तान में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो फ़लाँ शख्स ने किया। तो एक आम बंदा भी यही बात कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स एक ही टाइम पर दो अलग अलग शहरों में दो अलग अलग जगह पर मौजूद हो। तो इस तरह की फैक्ट जब आते हैं कोर्ट में तो फिर कोर्ट भी उस बात को प्रिज्यूम करती है कि हाँ ये बात सच हुई होगी, लेकिन इसके लिए corroborative एविडेंस ज़रूरी है, मतलब उस शख्स की वहाँ पर मौजूदगी होना, वो बाकी सारे हालात वाक़यात जो है वो उस बात को प्रूव करते हो कि वो शख्स वहाँ ही था। अच्छा जी, आगे चलते हैं 6 पे। फैक्ट इज़ सेड नॉट टू बी प्रूव, फैक्ट को नॉट प्रूव कहेंगे अगर वो ना तो प्रूव किया गया है और ना ही डिसप्रूव किया गया। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी फैक्ट को कोई प्रूव भी ना करे, डिसप्रूव भी ना करे तो उसे प्रूव समझा जाए, उसे फिर नॉट प्रूव समझा जाता है। आगे है जी 7 में, इसमें है कोर्ट जो है वो मे प्रिज्यूम, जो लफ्ज़ मे है ना, इंटरप्रिटेशन के रूल से भी देखें तो 3 चीज़ें होती हैं। अगर एक लफ्ज़ होता है मे, एक होता है शैल और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। इन तीनों को इकट्ठा डिस्कस कर लेती हूँ 7, 8 और 9 को। जब कभी
इसी ऑर्डर में, इस ऑर्डर में मतलब QSO में जहाँ जहाँ लफ्ज़ में लिखा होगा तो वहाँ पर कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो प्रूव करे, करने का उस फैक्ट को जो है ना वो प्रूव समझ ले या प्रूव करने का क्या दे, या सिवाय इसके कि कोई उसको आके डिसप्रूव नहीं कर देता या फिर कोर्ट कहे कि जी इसको प्रूव करे। तो ये कोर्ट की कंप्लीट डिस्क्रेशनरी पावर होती है मे वाली। और जहाँ पर लफ्ज़ शैल लिखा होगा इस एक्ट में, इस ऑर्डर में, किसी भी प्रोविज़न में, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो उसको शैल से मुराद प्रूव ही समझी जाएगी, सिवाय इसके कोई शख्स आपको उसको डिसप्रूव ना कर दे। मतलब कोर्ट खुद से नहीं कह सकती कि भाई इसको प्रूव करे। जब शैल आ गया तो फिर कोर्ट ने प्रिज्यूम करना ही करना है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है। जहाँ पर लफ्ज़ कंक्लूसिव प्रूव होगा वहाँ पर कोर्ट जो है उसको लाजमी तौर पर प्रूव समझेगी और ना ही कोर्ट उसको अलाउ करेगी किसी और को कि उसको डिसप्रूव करने के लिए। मतलब जो कि कंक्लूसिव प्रूव है तो फिर वो एब्सोल्युटली प्रूव है, उसको ना तो कोई शख्स डिसप्रूव कर सकता है और ना ही कोर्ट उसको डिसप्रूव करने का कह सकती है। इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो उस एक्ट ने, उस प्रोविज़न ने खुद दी है। जैसे कि आर्टिकल 128 में लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड में उसमें कंक्लूसिव प्रूफ लिखा हुआ है, तो उसी आर्टिकल के अंदर ही एक्सेप्शन दी गई है। वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं उसको कि वो क्या एक्सेप्शन दी गई है और उसमें जनरल रूल क्या है। अच्छा जी, आगे है एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसने जो जो ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है वही वही यहाँ पर भी ली जाएगी। इसी तरह एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट को भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस ने डिफाइन किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 का मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी तो उसमें डिस्कस करेंगे मज़ीद। आगे है जी चैप्टर 2 विटनेस। विटनेस के हवाले से आर्टिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु मे टेस्टिफाई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहे, वो लॉ गेट है, सिविल जज है, एडिशनल सिविल जज है, या फिर CSS PMS का ऑप्शनल लॉ, या कोई भी कम्पिटेटिव पेपर MCQs, तो ये आर्टिकल 3 जो QSO का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो कौन शख्स जो है वो विटनेस हो सकता है। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर किसी के माइंड में आता है कि विटनेस कौन हो सकता है। तो इसका जवाब आर्टिकल 3 देता है कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। तमाम के तमाम लोग जो है कम्पिटेंट हैं विटनेस बनने के लिए, लेकिन साथ ही एक्सेप्शन है कि सिवाय उन लोगों के लिए जो कि प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है। उनसे कोई बात पूछी जाए तो उन्हें समझ ही नहीं आती कि क्या पूछा गया है, सवाल नहीं पूछ समझ सकते। और उसके अलावा दूसरे वो लोग जो कि सवाल तो समझ रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब सही नहीं दे रहे, जो कि रेशनल आंसर नहीं है। मतलब अगर किसी से कहा जाए कि तो ये का पंखा है, ये उसे समझ आ रही है कि मेरे से ये पूछा जा रहा है ये पंखा है, वो कहता है नहीं जी ये पंखा नहीं है, ये जो है ना वो छत है। तो वो एक इस तरह का इरेशनल सा आंसर जो कि कॉमन मैन भी समझ गया कि ये इरेशनल आंसर है, तो वो लोग भी विटनेस नहीं बन सकते। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जो इस वजह से नहीं बन सकते, तो वो 3 वजूहत हो सकती हैं उसने बताई। एक तो टेंडर ईयर्स, मतलब एक कम उम्र बच्चा है जिससे सवाल जो उससे पूछा जा रहा है वो उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो विटनेस नहीं हो सकता है। या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है कि वो उसकी याददाश्त ही इतनी जो है वो मतलब ओवर हो चुकी है, तो उसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है वो जवाब कुछ दे रहा है, तो फिर वो भी विटनेस नहीं हो सकता। और तीसरा वो किसी डिजीज़ की वजह से बॉडीली या मेंटली तौर पर वो मतलब इस टाइप का हो गया कि उसे सवाल को समझ नहीं पा रहा। तो मेन चीज़ सिर्फ एक ही है कि जो भी शख्स सवाल को समझ सकेगा और उसका रेशनल आंसर दे सकेगा वो विटनेस बन सकता है, अदरवाइज विटनेस नहीं बन सकता। और उसके अलावा जितने भी लोग, चाहे फिर अगर कोई बच्चा भी है वो सवाल को सही समझ रहा है, उसका सही आंसर कर रहा है, तो वो एक बच्चा भी विटनेस हो सकता है। इसी तरह ओल्ड एज पर्सन भी विटनेस हो सकता है और बीमारी वाला शख्स, बीमार शख्स भी हो सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ क्या है कि वो सवाल को समझ सके और उसका सही आंसर कर सके। आगे इसकी मज़ीद प्रोविज़ो है कि एक शख्स जिसने कोई फाल्स एविडेंस दिया, जो कि फर्जरी किया, तो फिर वो विटनेस नहीं हो सकता। फिर इसकी भी मज़ीद प्रोविज़ो है कि अगर वो अपने आप रास्ता बदल लेता है, मतलब पछतावा करता है, तो फिर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि हाँ ठीक है इसने वाकई पहले फॉल्स एविडेंस दी थी लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि उसने गलत एविडेंस दी थी, नहीं देनी चाहिए थी, या आइंदा वो उसने तौबा तैब कर लिया, तो फिर वो एविडेंस दे सकता है।
आगे इसकी थर्ड प्रोविज़न लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी तज़कियतुल शहूद के हवाले से कि अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन इस्लामिक इंजंक्शन इस्लाम के मुताबिक तज़कियतुल शहूद पर एक शख्स पर उतरना है। तज़कियतुल शहूद क्या होता है कि अगर एक शख्स जो है वो उसने ज़िंदगी में कभी कोई कबीरा गुनाह ना किया हो, कबीरा गुनाह में पेरेंट्स की नाफरमानी आती है, उसके अलावा जो रेप है या अल्कोहलिक ड्रिंक है, वो इस तरह के जो सिन्स हैं ना, मेजर सिन्स, वो कबीरा गुनाहों में आते हैं। और ऐसा शख्स जिसने इनमें से कोई एक कबीरा गुनाह ना किया हो और सबसे बड़ा गुनाह झूठ ना बोलता हो तो वो शख्स की गवाही जो है वो काबिल कबूल होती है हदूद लाम्स में। तो QSO ने भी इसको इंडोर्स किया है कि तज़कियतुल शहूद वाला पर्सन की ही एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी और उसके अलावा किसी की नहीं होगी। लेकिन फिर साथ ही एक और बात भी लिख दी गई है कि अगर ऐसा शख्स नहीं मिलता द कोर्ट में टेक एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे बी अवेलेबल, तो फिर जो शख्स भी मिलेगा कोर्ट उसकी एविडेंस ले लेगी। एक्सप्लेनेशन में उसने लुनेटिक के हवाले से लिखा है, लुनेटिक जो है वो इनकम्पिटेंट नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने लुनेंसी पीरियड में, लुनेटिक ऐसा पर्सन होता है जो कि कभी पागल हो जाता है और कभी नहीं होता। तो वो जब ठीक होता है तो वो तब उसकी एविडेंस ली जा सकती है, जब वो ठीक नहीं होता तो फिर उसकी एविडेंस नहीं ली जाएगी। आर्टिकल 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट, यहाँ से प्रिविलेज स्टार्ट होती है। प्रिविलेज कहते हैं ऐसी कोई रियायत को जो कि मतलब आम लोगों को नहीं मिलती, किसी ख़ास पर्सन को मिलती है और ख़ास सर्कमस्टांसेस में मिलती है। तो सबसे पहले प्रिविलेज जो मिली हुई है कम्युनिकेशन के लिहाज से वो जजेस और मजिस्ट्रेट को है। कोई भी जज या मजिस्ट्रेट, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, सिवाय कि उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है उसके ऑर्डर पे उसे कंपेल किया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आंसर करे उसके अपने कंडक्ट के हवाले से। तो कंडक्ट के हवाले से जो कि वो बतौर जज या मजिस्ट्रेट के तौर पर परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई भी वाक़या या कोई भी चीज़ जो उसकी नॉलेज में आई है, लेकिन उसको एग्जामिन किया जा सकता है जो मैटर्स उसकी प्रेजेंस में हुए। जैसे कि 164 CRPC का बयान जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है वो चूँकि उसकी प्रेजेंस में होता है, वो खुद रिकॉर्ड करता है, तो फिर उसके हवाले से उसकी एविडेंस ली जाती है और उससे क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। अदरवाइज़ उसके अपने कंडक्ट के हवाले से कोई सवाल जवाब उससे नहीं पूछे जा सकते। आर्टिकल 5 QSO का मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। शादीशुदा लोगों के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन होगी उसको प्रिविलेज हासिल है कि वो पाबंद होते हैं कि किसी को भी वो अपने आपस में हुई भी कम्युनिकेशन नहीं बताए, मतलब वाइफ नहीं बताएगा किसी का भी कि उसके हस्बैंड ने क्या बात कही उससे, या हस्बैंड भी नहीं बताएगा कि उसकी वाइफ ने उससे क्या बात कही। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि वो एक्सेप्शन ये है कि अगर वो शख्स उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस किया हुआ है, मतलब वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ केस किया हुआ है और हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कोई केस किया हुआ है, तो फिर वो एक दूसरे के हवाले से डिस्क्लोज कर सकते हैं, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए किया तो भी वो हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। आर्टिकल 6 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, अफेयर्स ऑफ स्टेट के हवाले से कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं बताई जाएगी, वो जो कि सीक्रेट मैटर्स रखे गए हैं तो फिर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कोई भी ऑफिसर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी भी टाइप की, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो। 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी मिलती है, चाहे वो कोई मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या रेवेन्यू ऑफिसर, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वकील और क्लाइंट के दरमियान होती है। वो क्लाइंट जो भी बातें आके वकील को बताता है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी भी सूरत में, सिवाय इसके कि वो क्लाइंट उसको खुद परमिशन कर दे कि वो डिस्क्लोज कर दे, या फिर उसने कोई इलीगल पर्पज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ली है, या फिर वो जो वकील के साथ उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसमें ही कोई उसने एम्बेजलमेंट की है तो फिर वो डिस्क्लोज कर सकता है वकील। अदरवाइज़ वकील पाबंद होता है कि वो क्लाइंट प्रिविलेज के तहत उसकी बातें सिगार राज में रखेगा। आर्टिकल 10 कहता है कि जो आर्टिकल 9 है जो कम्युनिकेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान में, उसको इतलाक जो वकील के इंटरप्रेटर्स या क्लर्क्स या सर्वेंट्स होते हैं उस पर भी एप्लीकेबल होगी, मतलब क्योंकि वो उस चैम्बर में उसके क्लर्क सर्वेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं तो लिहाजा क्लाइंट की बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं, तो उन पर भी ये एप्लीकेबल होता है कि वो लोग भी किसी को भी ये बातें डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो भी क्लाइंट ने वकील से की है।
आगे आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, मतलब अगर वो क्लाइंट एक जो भी गुफ्तगू वकील के सामने करके गया और वही बातें वो कहीं पर एविडेंस के तौर पर दे रहा है तो भी वकील की वो जो प्रिविलेज है वो ख़त्म नहीं होगी। वो वकील इस वजह से किसी को वो बात नहीं बताएगा कि भाई वो क्लाइंट ने तो खुद ही बता दी है, वो बेशक बताता रहे लेकिन जो बातें वकील से की गई हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वही क्लाइंट वो खुद किसी कोर्ट में किसी केस में उसको बतौर विटनेस के वकील को बतौर विटनेस के बुलाए और फिर उससे सवाल पूछे जाए, तो भी वो जितने सवाल उससे पूछे जाएंगे सिर्फ उन्हीं सवालों का वो जवाब देगा, उसके अलावा खुद से कुछ नहीं बताएगा कि भाई इसने मुझे ये भी कहा था वो भी कहा था वगैरह वगैरह। आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र के साथ भी जितनी भी कम्युनिकेशन की जाएगी वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल होंगी, वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नोट अ पार्टी, अगर कोई विटनेस जो है वो पार्टी नहीं है तो फिर उसको टाइटल डीड को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि वो शख्स जिसका वो टाइटल डीड से मतलब उससे रिलेटेड है तो वो उसको अग्री ना कर दे कि भाई ठीक है वो प्रोड्यूस करने के लिए राज़ी है तो फिर वो प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज़ उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई वो आकर पेश करे कोई भी टाइटल डीड। 14 BC से रेलिवेंट है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस, अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी के शख्स के हैं और वो किसी और के पोजेशन में है तो वो उसको देने का पाबंद नहीं है जब तक कि वो जिसके हैं वो उसको अलाउ ना कर दे, अगर वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं तो फिर जिसके पोजेशन में है वो भी उसको रिफ्यूज़ ही करेगा। आर्टिकल 15 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, विटनेस को प्रिविलेज हासिल होती है कि वो जो है मतलब उससे जो भी सवाल पूछा जाता है तो वो उसका आंसर देगा, अगरचे कि वो आंसर जो है वो उसी को ही मुजरिम साबित कर दे, अगर वो आंसर नहीं देता तो फिर उसके खिलाफ मतलब झूठी गवाही देता है तो फॉल्स एविडेंस का केस हो सकता है, अदरवाइज़ वो जो भी अगर उसके खिलाफ भी कोई बात जा रही है तो उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं हो सकता, प्रिविलेज उसको ये हासिल है। आर्टिकल 16 अकम्प्लिस होता है वादा माफ गवाह भी इसको कहते हैं, और वो जो है ना शाही गवाह भी कहते हैं, और पता नहीं कितने सारे इसके नाम है, को अक्यूज भी इसका नाम कहते हैं। अकम्प्लिस वो इसके ऊपर एक शेर भी है, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो जो शरीक का जुर्म है वो अकम्प्लिस होता है, तो अकम्प्लिस की जो एविडेंस है वो काबिल कबूल होती है लेकिन उसके लिए corroboration ज़रूरी है। आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस के हवाले से जो कुरान और सुन्नत ने मतलब वो जो तज़कियत शहूद वाला पर्सन है वो उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है हदूद लाज में, हर हदूद लाज के अलावा जो और उसके अलावा जो फ्यूचर और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के मैटर्स हैं उनमें दो शख्स दो मतलब मैन और उसके अलावा एक मैन और दो वुमेन की एविडेंस चल सकती है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के मैटर्स में, इसके अलावा बाकी जितने भी मैटर्स हैं उन सब में एक मैन और एक वुमेन मतलब चल सकते हैं, उनकी गवाही काबिल कबूल होती है। चैप्टर 3 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स 18 एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, एविडेंस इन दोनों पर दी जा सकती है, फैक्ट इन इशू पर भी और रेलिवेंट फैक्ट पर भी। आर्टिकल 19 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये सब लिखा हुआ यहाँ पे सेम है, तो रेलिवेंसी होगी अगर वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे मामलात हो रहे हैं तो वो फिर वो सारे के सारे फैक्ट कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से और वो सारे के सारे रेलिवेंट होंगे, इसको वो एक टर्म यूज़ होती है रेस्ट जस्टाई, वो भी आर्टिकल 19 में फॉल करती है। आर्टिकल 20 फैक्ट्स विच आर द ओकेजन काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो कि वजह बनते हों या काज बनते हैं या ओकेजन हो फैक्ट इन इशू का, वो सारे के सारे भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। आर्टिकल 21 मोटिव प्रिपरेशन, मोटिव मतलब कोई मकसद, प्रिपरेशन की तैयारी, प्रीवियस पहले से और सब्सिक्वेंट कंडक्ट या कोई बात का कंडक्ट, ये सारी चीज़ें भी रिलेट करती हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में किसी भी केस के हवाले से। अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो मैं इसके अलग से लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, 61 तक हो गया, मज़ीद आगे भी कर दूँगी डिटेल में, अभी सिर्फ QSO का ओवरव्यू कर रही हूँ कि कोशिश मेरी है कि 1 घंटे सवा घंटे में तकरीबन वो पूरी की पूरी QSO डिस्कस हो जाए, वन लाइनर। आर्टिकल 22 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, ये आइडेंटिफिकेशन परेड आर्टिकल 22 के तहत होती है। आगे है जी आर्टिकल 23 थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, कॉन्स्पायरेसी साजिश में जितने भी लोग शामिल होंगे वो सारे के सारे
रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के तहत रिलेट करेंगे किसी भी केस में। 24 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ये प्ली ऑफ एलिबाई इसमें ही आता है कि मतलब अगर अदरवाइज कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट बन जाता है उस केस की वजह से, तो वो भी फिर रेलिवेंट होगा। आर्टिकल 25 इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। फैक्ट्स मतलब कोर्ट को जब भी अमाउंट डैमेजेस की अमाउंट डिटरमिन करेगी तो फिर वो सारे फैक्ट्स को देखेगी जिसकी वजह से वो मतलब उसको कितनी अमाउंट डैमेजेस, कितना डैमेज हुआ है, उसकी डैमेजेस कितने होने चाहिए, वो सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स की वजह से कोर्ट डिटरमिन करती है। आर्टिकल 26 फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। अगर कोई राइट और कस्टम इन क्वेश्चन है तो उस राइट और कस्टम का अराइज कहाँ से हुआ, उसका उससे कनेक्शन क्या बनता है, उससे क्या रेलिवेंसी है, उसको असर्ट कोई करता है या डिनाई करता है, क्लेम करता है, मॉडिफाई कब हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आती हैं। आर्टिकल 27 फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। कोई भी फैक्ट जो कि शो कर रहा है स्टेट ऑफ माइंड की, मतलब उस टाइम पे उसकी हालत क्या थी ये, और बॉडीली फीलिंग क्या थी, मतलब उसने कोई एक्ट किया है तो वो गुस्से की वजह से किया है, उसको इश्तियाल दिलवाया गया था, उकसाया गया था, तो वो सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो रेलिवेंट बनते हैं। अच्छा जी, आगे है आर्टिकल 28 फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कि अगर कोई एक्ट हुआ है तो वो उसको वो फैक्ट जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि वो फैक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। आर्टिकल 29 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलिवेंट होगा, जब वो नेचुरली डन हुआ है, मतलब जो एक रूटीन में डेली बेसिस पे कोई वो कोर्स ऑफ बिजनेस की डायरी लिखता है, जैसे एक वकील की डेली डायरी होती है जिसमें वो केसेस के वो रिकॉर्ड रखता है, तो फिर वो जो है उसका कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाता है। इसी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो कि डेली बेसिस का रिकॉर्ड रखा जाता है तो वो कोर्स ऑफ बिजनेस फिर रेलिवेंट होगी, उसमें कोई भी एंट्री होगी होता है। आर्टिकल 30 एडमिशन डिफाइंड। एडमिशन जो है वो कोई भी स्टेटमेंट होती है, चाहे वो ओरल हो सकती है या डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, जो कि इन्फ्लुएंस ड्रा करती है किसी भी फैक्ट एंड इशू के हवाले से। मतलब किसी भी फैक्ट को कोई अगर एडमिट करता है तो वो फिर रिलेट करता है किसी भी केस में, रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है ये भी। आर्टिकल 31 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन जो है वो खुद पार्टीज भी कर सकती हैं और उसके एजेंट्स भी कर सकते हैं। 32 एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अगर किसी तीसरे पर्सन की पोजीशन जो है वो प्रूव करनी ज़रूरी हो जाती है तो फिर उसकी स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगी। आर्टिकल 33 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। पार्टीज टू सूट किसी तीसरे पर्सन को रेफ़र कर देती हैं कि भाई इससे पूछने ये जो बात कहेगा वो हम मान लेंगे, तो फिर उस थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाती है। 34 प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। पर्सनस के बिहाफ पर या फिर उनके खिलाफ भी अगर कोई बात की गई है और वो उन्होंने एडमिट किया तो फिर उसका भी प्रूफ किया जा सकता है, ये भी रेलिवेंट फैक्ट है। आर्टिकल 35 व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रेलिवेंट होता है अगर उस को वो मतलब सेकेंडरी एविडेंस है, जो प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस है, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस को उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन आता है। 36 आर्टिकल 36 एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होगा, एक सेकेंड में ज़रा पानी पी। अच्छा जी, आर्टिकल 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में रेलिवेंट ही होता है, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होता अगर वो इस वजह से दिया गया हो कि दोनों पार्टीज़ ने मिली भगत के सर्कमस्टांसेस इस तरह के क्रिएट कर दिए और वो उस वजह से एडमिशन करने के चलो भाई इसके ऊपर एविडेंस नहीं आएगी, तो फिर इस टाइप के हवाले से एडमिशन जो वो रेलिवेंट नहीं बनता, अदरवाइज एडमिशन रेलिवेंट ही होता है। 37 कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कन्फेशन अगर किसी इंड्यूसमेंट की वजह से या थ्रेट की वजह से या किसी प्रॉमिस की वजह से हुआ है तो फिर वो जो है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। 38 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन जो है वो प्रूव नहीं होता, मतलब इररेलेवेंट है। 39 भी इररेलेवेंट है। कन्फेशन बाय अक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अगर कस्टडी ऑफ पुलिस में किसी ने कन्फेशन किया है तो फिर वो प्रूव नहीं होगा सिवाय इसके कि वो मजिस्ट्रेट की
प्रेजेंस में हुआ तो फिर हो सकता है प्रूव। आर्टिकल 40, हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अक्यूज से जितनी इन्फॉर्मेशन उसने पुलिस ऑफिसर ने ली और वो इन्फॉर्मेशन प्रूव होगी। मतलब जैसे कि अगर किसी ने वो आला कत्ल के बारे में बताया कि वो फ़लाँ जगह पर है किसी मुजरिम ने, तो फिर पुलिस ने उसको जाके इन्वेस्टिगेट किया और उसको सर्च किया तो वो वहाँ से ही मिल गया, तो फिर वो उसकी इतनी बताई गई स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन के तौर पर काबिल कबूल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। आर्टिकल 41, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। कन्फेशन जो है वही आर्टिकल 37 वाले जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट होगा। आर्टिकल 42, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी ETC। प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी की वजह से अगर कोई कन्फेशन हुआ है तो वो रेलिवेंट ही होता है। मतलब प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी से मुराद कि वो कोई किसी को कहता है कि वो तुम मुझे ये सारी बातें बता दो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वो उसे बता देता है, तो फिर वो प्रॉमिस जो वो कन्फेशन हो जाएगा और उसकी रेलिवेंसी होगी। उसके अलावा अगर कोई ड्रंक पर्सन है, मतलब शराब वगैरह पी हुई है उसने, तो वो कन्फेशन करता है तो वो भी रेलिवेंट होगा। आर्टिकल 43, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। मतलब इसके अगर सेम ऑफेंस के लिए जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एक से ज़्यादा लोगों का ट्रायल चल रहा है और उनमें से कोई एक कन्फेशन कर लेता है तो वो बाकियों के खिलाफ प्रूव नहीं समझा जाएगा, बल्कि बाकियों के खिलाफ कंसीडर किया करती है कोर्ट उसको। आर्टिकल 44, अक्यूज पर्सन लाइबल टू बी क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्यूज पर्सन जो है वो लाइबल होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के। आर्टिकल 45, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता लेकिन स्टॉपल के तौर पर यूज़ होता है। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। आर्टिकल 46, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ETC रेलिवेंट। ऐसे शिखास जो कि मिल नहीं सकते तो उनकी स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होती है, मतलब उनकी की गई स्टेटमेंट। जैसे कि आर्टिकल 46(1) में डेथ के हवाले से अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दी और उसके बाद वो शख्स मर जाता है तो वो मरने से पहले उसकी दी गई स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होगी। इसको डाइंग डेक्लेरेशन भी कहते हैं। आर्टिकल 46(2) और इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो शख्स मर गया है या फिर आ नहीं सकता, या फिर अगर उसको बुलाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस या डिले होता है, तो फिर उसकी वो कोर्स ऑफ बिजनेस में दी गई स्टेटमेंट को भी रेलिवेंट समझा जाएगा। और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट भी है जो कि मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है लेकिन वो रिलेट कर रही है तो फिर वो रेलिवेंट स्टेटमेंट होगी। और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, या कोई ऐसी ओपिनियन है जो कि ओपिनियन दे रही है पब्लिक राइट और कस्टम के हवाले से, तो वो भी रेलिवेंट होगी अगर चाहे वो स्टेटमेंट देने वाला खुद ना भी हो तो भी। और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के हवाले से भी कोई भी दी गई स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है। और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, फैमिली अफेयर्स के हवाले से कोई विल या डीड, मतलब मरने वाले शख्स ने कोई विल वसीयत लिखी थी और उसके बाद वो मार गया तो वो वसीयत जो है वो उसकी रिलेट करेगी, रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा वो। और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मैंशनड इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ है 26, वो राइट और कस्टम के हवाले से जो बात की गई है वो भी रेलिवेंट होती है। और इज़ मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, जो भी एक्सप्रेस फीलिंग्स मतलब क्वेश्चन के मैटर के हवाले से दी गई हैं वो रेलिवेंट होंगे। आर्टिकल 47 कहता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, 46A भी है। 46A, रेलिवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो सारी की सारी रेलिवेंट होगी। ये इस तरह की बात आगे प्राइमरी एविडेंस में भी आएगी। 47, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। मतलब अगर पहले ने किसी ने कोई चीज़ रिकॉर्ड करवाया था एविडेंस के लिए और उसके बाद वो शख्स मर गया या वो मिल नहीं रहा या आ नहीं सकता, तो फिर वो उसकी पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग या सब्सिक्वेंट कोर्ट में रेलिवेंट होगी, उसको रिलेट किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। 48, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट, जब वो कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाएंगी एंट्रीज कोई भी तो वो रेलिवेंट होगी। 49, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर कोई परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में कोई एंट्री की गई पब्लिक रिकॉर्ड में तो वो भी रेलिवेंट होगी। 50, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स, चार्ट्स और प्लान्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी रेलिवेंट होती हैं। 51, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन
एक्ट्स और नोटिफिकेशन, जितने भी एक्ट्स और नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी लॉज हैं, मतलब उनमें जो भी बात लिखी गई वो सारी की सारी रिलेट करती है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहलाती है। 52 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंड इन लॉ बुक्स। ये जो लॉ पब्लिशर्स होते हैं, PLD वगैरह, जिसमें लॉ अथॉरिटीज़ लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी भी स्टेटमेंट रेलिवेंट होती हैं। 53 इसी आर्टिकल की वजह से वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो केस लॉ रेफ़र किए जाते हैं किसी दूसरे केस में, अगर वो मिलते जुलते मैटर से रिलेट कर रहे हो तो। 53 what evidence to be given when such statement forms part of conversation, document, book or series of letters or papers। अगर कोई एविडेंस जो है वो रिलेट कर रही है जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब वो जब बुक्स के वॉल्यूम होते हैं ना, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 चल रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे वॉल्यूम पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस हवाले से जो भी बात रेलिवेंट है तो सिर्फ उसका उतना पार्ट वो दिया जाता है। जैसे कि कोर्ट्स में जब जजमेंट्स अथॉरिटीज़ पेश की जाती हैं तो वो पूरे की पूरी वो बुक नहीं दी जाती, बल्कि उसमें से उस रेलिवेंट जजमेंट को निकाला जाता है, उसकी कॉपी करवा के वो कोर्ट में पेश की जाती है। आगे है जी जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। 54 प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। जो पहले वाली, ये रेस जुडिकाटा भी इसको कहते हैं, तो जो पहले वाली प्रीवियस जजमेंट है वो बार कर देती है दूसरे सूट को या दूसरे ट्रायल को। 55 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट इटीसी जुरिसडिक्शन। इसको जजमेंट इन पर्सोनम भी कहते हैं, और इसमें अगर किसी का कोई राइट के हवाले से या किसी के मतलब इंटाइटलमेंट के हवाले से किसी स्पेसिफिक थिंग के हवाले से कोई डिक्लेरेशन दी गई है कोर्ट ने, तो वो फिर कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी। उसको भी रिलेट किया जा सकता है कि कोर्ट ने अगर कोई किसी एक पॉइंट के हवाले से किसी केस में कोई वर्डिक्ट दे दिया तो वो फिर रेलिवेंस बन जाता है। 56 रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55। 55 के अलावा जितने भी जजमेंट्स होंगे कोर्ट की, वो सारी की सारी जजमेंट इन रेम कहलाती हैं, और वो भी रिलेट की जाती हैं, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती। 55 वाली कंक्लूसिव प्रूफ होती है। 57 जजमेंट्स ETC अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 टू 56 व्हेन रेलिवेंट। 54 से 56 वाली जजमेंट जो भी हैं वो के रेलिवेंट होंगी, इनरेलीवेंट होगी सिवाय इसके कि कोई वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जो है वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट ना कर रहा हो, और जो इस QSO ने जितने भी रेलिवेंट फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू बताए हैं उससे मैच करती होगी तो फिर रेलिवेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 58 में फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। ये जो CPC का सेक्शन 12(2) है ना, 12 की क्लास 2, उससे रिलेट करता है कि अगर कोई जजमेंट फ्रॉड या कोलिजन के साथ वो दी गई है तो वो भी रिलेट करता है, मतलब उसको वो ख़त्म करवाया जा सकता है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। 59 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अगर किसी को मामले पर कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ पे, साइंस या आर्ट या किसी आइडेंटिटी के हवाले से या किसी हैंड राइटिंग फिंगर इंप्रेशन के हवाले से कोई ओपिनियन किसी चाहिए एक्सपर्ट की, तो कोर्ट उसको एक्सपर्ट का बुला सकते हैं और उसकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट कहलाएगी। आर्टिकल 60 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। वो फैक्ट्स जो कि बियर कर रहे हैं ओपिनियन एक्सपर्ट के, अगर वो इनकन्सिस्टेंट हो तो फिर वो इरेलीवेंट हो जाएंगे, अगर वो कंसिस्टेंसी में है तो फिर वो रेलिवेंट होंगे, मतलब बाकी फैक्ट्स के साथ मैच कर रहे हैं उसके। 61 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। हैंड राइटिंग के हवाले से ओपिनियन रेलिवेंट होगी वो पर्सन जो कि उस राइटिंग के साथ एक्वेंटेड है। एक्वेंटेड से मुराद मतलब उसने वो राइटिंग देखी भी है, उसको बार बार लिखते हुए किसी शख्स को, तो फिर वो स्टेटमेंट उसके हवाले से दे सकता है। आर्टिकल 62 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। ओपिनियन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम के हवाले से रेलिवेंट होंगे जब उसको लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस इफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी स्टेटमेंट या ओपिनियन देने वाला है उसको पता हो कि वो राइट या कस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आर्टिकल 63 ओपिनियन एज टू यूजेज टीनेट्स ETC व्हेन रेलिवेंट। यूजेज और टीनेट्स ये कायद के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट जो है वो भी रेलिवेंट होती हैं कोर्ट्स में। आर्टिकल 64 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप जो है वो रेलिवेंट होगी अगर वो एक्सप्रेस कंडक्ट के हवाले से या किसी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से कोई भी ऐसा पर्सन या मेंबर ऑफ फैमिली दे रहा है जिसको पता हो कि वाकई ये रिलेशनशिप मौजूद है। इसी वजह से वो शादी के हवाले से कहा जाता है ना कि वो शादी जो है वो जब की जाती है तो फिर उसको उसकी प्रोमलगेशन ज़रूरी है, ऐलान किया जाता है ताकि वो लोगों को पता चल जाए कि भाई ये रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म हो गया है और लीगल हो गया, लेजिटिमेट हो गया। आर्टिकल 65 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट।
whenever opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based also relevant. मतलब कि वो शख्स जो भी ओपिनियन दे रहा है वो किस ग्राउंड्स के ऊपर दे रहा है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होती हैं. करेक्टर वन रेलिवेंट. आर्टिकल 66 इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इनप्यूटेड इररेलिवेंट. अगर सिविल केसेस में करेक्टर जो है वो इरेलीवेंट होता है. 67 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट. प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में. 68 प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई. प्रीवियस बैड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं होता है सिवाय रिप्लाई के. 69 करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस. करेक्टर जो है वो डैमेजेस को अफेक्ट कर रहा है तो वो रेलिवेंट होता है. मतलब किसका करेक्टर, उसकी जो रेपुटेशन क्या है जिस हिसाब से उसका करेक्टर इंजोर हुआ है तो उसके डैमेजेस कितने बनते हैं, वो सारी चीज़ें रेलिवेंट होती हैं. चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस. 70 आर्टिकल 70 प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस. तमाम फैक्ट्स जो हैं वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स से प्रूफ किए जाएंगे सिवाय ओरल एविडेंस के. सिवाय कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके कंटेंट जो है वो नहीं प्रूव किए जाएंगे ओरल एविडेंस से. बाकी सारी चीज़ें ओरल एविडेंस के ज़रिए ही प्रूव की जाएंगी. आर्टिकल 71 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए. डायरेक्ट से मुराद के जिस सेक्शन जो एविडेंस दे रहा है उसने उसे देखा हो, सुना हो, परसीव किया हो, या फिर वो ओपिनियन जो ग्राउंड उसने दे रहा हो वो उसकी खुद की वो ग्राउंड्स हो, किसी और की नहीं हो. उसके अलावा जो है वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इन एनी ट्रीटाइज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल ऑन द ग्राउंड. ये इसकी एक्सेप्शन है. मतलब डायरेक्ट अगर किसी का नहीं भी है लेकिन वो किसी ने कोई रिसाला छापा हुआ है तो उसमें कोई ग्राउंड्स लिखी हुई है या कोई भी चीज़ें लिखेंगे जो कि रिलेट कर रही हैं तो वो भी फिर दी जा सकती है. मतलब वो इनडायरेक्ट होगी ना, वो लिखने वाला अगर खुद नहीं भी है तो वो उसका वो डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है कोर्ट में. और उसके अलावा ओरल एविडेंस मटेरियल थिंग के हवाले से, जैसे ये एविडेंस वो जो होता है आला कतर पिस्तौल वगैरह है तो वो पिस्तौल जो है वो कोर्ट में बतौर ओरल एविडेंस पेश की जाती है. वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती क्योंकि वो मटेरियल थिंग है और मटेरियल थिंग ओरल एविडेंस आर्टिकल 71 के अंदर लिखा हुआ है. उसके अलावा जो शहादा विटनेस मतलब हेयर से एविडेंस तो वो भी एप्लीकेबल है. अदरवाइज जनरल होती है एविडेंस. डायरेक्ट मतलब जिसने खुद देखा हो, सुना हो, परसीव किया हो वो होगा. लेकिन अगर किसी और ने कहा और उसके कहे पे अल्फाज कहे जाएंगे इनडायरेक्ट एविडेंस तो वो भी आर्टिकल 71 में ही आएगी. लेकिन प्रोविजन में ये उसकी जनरल रूल की एक्सेप्शन है. आगे है जी चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. 72 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को या तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए प्रूफ किया जा सकता है या सेकेंडरी एविडेंस. 73 प्राइमरी एविडेंस से मुराद डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट. खुद डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो प्राइमरी एविडेंस में आएगा. और उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट खुद नहीं है, उसकी कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है या उसकी कंपेयर्ड कॉपी है या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए मतलब फोटोकॉपी की गई है तो फिर वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा. उसके अलावा ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी सेकेंडरी एविडेंस में ही आता है. आगे जी 75 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए ही सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किए जाएंगे. लेकिन फिर 76 में इसकी एक्सेप्शन है कि वो कैसे जिनमें सेकेंडरी एविडेंस होगी वो ऐसे केसेस भी हैं जो सेकेंडरी एविडेंस जिसकी ली जा सकती है. वो कौन कौन से केसेस हैं जिसके लिए सेकेंडरी एविडेंस के लिए सबसे पहले नोटिस किया जाता है दूसरी पार्टी को जिसके वो पोजेशन में होगा. अगर वो नहीं देता नोटिस के बावजूद भी तो फिर सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल होती है, मतलब ली जा सकती है. या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया है तो फिर भी उसकी सेकेंडरी एविडेंस ली जा सकती है. कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया या फिर बल्क में है, बहुत ज़्यादा मतलब सीरीज़ पर मुश्तमिल है, या फिर अगर वो इतना ज़्यादा हैवी है कि वो उसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी कॉपी दी जा सकती है या फिर सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी. और इसी तरह न्यूमरस अकाउंट है मतलब बहुत सारे अकाउंट्स पर मुश्तमिल है तो फिर उसकी भी सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दी जा सकती है. या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड है तो फिर उसकी भी सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश की जा सकती है 76 के तहत. आर्टिकल 77 जी रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस. अगर किसी शख्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो किसी और की पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट तो फिर उसको नोटिस किया जाएगा. 78 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन alleged टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड. कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो उसके सिग्नेचर या हैंड राइटिंग को
प्रूव किया जाना ज़रूरी होता है कि वो उसके सिग्नेचर या हैंड राइटिंग है भी या नहीं है। उसके लिए वो जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की भी राय ली जा सकती है, या कोई पर्सन जो उससे एक्वेंटेड है उससे प्रूव कराया जा सकता है। 78A प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट अलाइज टू साइन है बिना जनरेटेड, जो कि पूरा का पूरा या उसका कुछ हिस्सा इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिया गया है, और जहां पर एलिगेशन जो है वो डिनाई कर गई है, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोसीजर टू द सिग्नेचर और द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव, तो फिर उसके सिग्नेचर जो है वो प्रूव किए जाने ज़रूरी हैं। 79 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को जो कि लॉ ने रिक्वायर किया गया तो उसको अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है। 80 प्रूफ ऑफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अगर अटेस्टिंग विटनेस फाउंड वो 79 वाला जो अटेस्टेशन है वो दो विटनेस जो है वो उसको अटेस्ट करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से। कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी लिखा जाता है तो वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो उसको दो पर्सन जो हैं वो अटेस्टिंग विटनेस जिसे कहते हैं वो होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे 80 हो गया। अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं फाउंड होता तो फिर एविडेंस जो है वो किसी और तरीके से प्रूव की जाती है। 81 एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू बी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर अटेस्टेड विटनेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेते हैं तो फिर वो सफिशिएंट प्रूफ होता है। 82 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अगर अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज करते हैं एग्जीक्यूशन का तो फिर वो किसी और तरीके से प्रूव की जाएगी। 83 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है लॉ का तो कि वो टेस्ट किया जाए तो फिर उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। 84 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। जो भी डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट करना होता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर राइटिंग या फिर सील ऑफ दी वो रेलिवेंट अथॉरिटी ज़रूरी होती है कोर्ट की, या फिर कोर्ट खुद करेगी। 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मुराद ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑफिशियल पार्ट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट, मतलब जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं वो वाले एक्ट्स, तो उसके अलावा सॉवरेन अथॉरिटी के जितने भी एक्ट्स हैं और ऑफिशियल बॉडीज़ और ट्राइब्यूनल्स के जितने भी वर्क्स हैं वो पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशल, एग्जीक्यूटिव और कोई भी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हो तो या कोई फॉरेन कंट्री है। पब्लिक रिकॉर्ड्स जो कि कैप्ट किए गए हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को भी अगर पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाता है, जैसे निकाहनामा निकाह प्राइवेट डॉक्यूमेंट है लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाता है तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग के या फिर पब्लिक सर्वेंट के पास जो भी रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। 87 सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। सर्टिफाइड कॉपीज़ की एग्जीक्यूशन को प्रूव किया जा सकता है। 89 प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, आगे है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। 90 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड के हवाले से प्रूव किया जाता है कि वो जेन्युइन होती है। 91 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट्स जो भी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ट्रू हैं। 92 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड की रखे जाते हैं तो वो उनकी जेन्युइननेस भी प्रिज्यूम की जाती है कोर्ट के वो ट्रू हैं। 93 प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जितने भी मैप्स और ट्रांस प्लान रहते हैं उनका भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ट्रू हैं, एक्यूरेट। 94 प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन या सारे कलेक्शन ऑफ लॉज के वजह से भी प्रिजम्पशन हासिल है कि वो करेक्ट होते हैं। 95 प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी। पावर्स ऑफ अटॉर्नी के वजह से भी प्रिजम्पशन है कि वो ट्रू होते हैं। 96 प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज़ को भी जेन्युइन समझा जाता है। 97 प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स को भी ट्रू समझा जाता है। 98 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज जो भी सेंड किए जाते हैं तो उनको भी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। 99 प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ETC ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं किया गया और वो
the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। कि वो उस वक्त अगर कोई डॉक्यूमेंट को बुलाया गया था पेश प्रोड्यूस करने के लिए और उसने नहीं वो किया, तो फिर कोर्ट समझेगी कि वो वाकई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और उसको उसी तरह ये टेस्ट किया गया, स्टैम्प किया गया, एग्जीक्यूटेड किया गया जैसे कि लॉ ने रिक्वायर किया था। 100 प्रिजम्पशन हैज़ टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड। 30 साल अगर किसी डॉक्यूमेंट के गुजर जाएँ तो फिर उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ट्रूथ पर मुबनी है। 101 सर्टिफाइड कापीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड। 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को भी जेन्युइन प्रिजम्पशन हासिल है। चैप्टर 6 ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 102 एविडेंस of terms of contracts, grants and other disposition of properties reduced to form of document। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मतलब रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते तो फिर उसको एडमिट नहीं किया जाता, सिवाय इसके कि उस डॉक्यूमेंट को ही चैलेंज ना किया गया। 103 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल अग्रीमेंट। ओरल अग्रीमेंट के हवाले से भी एक्सक्लूजन है, मतलब ये कुछ एक्सेप्शन दिए गई हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है तो फिर भी ओरल एविडेंस आ सकती है। वो तब आ सकती है जबकि उसके बाद फ़ौरन एक और डॉक्यूमेंट बन गया हो और जब मज़ीद कुछ भी काफ़ी सारी कंडीशन इसमें है, वो सारी की सारी फर्दर डिटेल लेक्चर में मैं करूँगी इंशाल्लाह। 104 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। एग्जिस्टिंग फैक्ट के हवाले से कोई भी एविडेंस जो है वो ओरल ली जा सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में भी ओरल एविडेंस आ सकती है। अगर वो लैंग्वेज जो है वो प्लेन है इटसेल्फ, लेकिन फिर भी उसमें से कोई मतलब मीनिंग कुछ और कहा कुछ और गया है और शो कुछ और है, तो भी उसको क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस आ सकती है। ये पूरा चैप्टर इसी हवाले से ही है। आर्टिकल 105 एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अगर मीनिंग ही कुछ और निकल रहे हो तो फिर भी ओरल एविडेंस आ सकती है। 106 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सनस। अगर कोई लैंग्वेज के हवाले से इशू है जो कि एक से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई हो सकती है, तो फिर उसकी इंटेंशन देखने के लिए कि वो उसने किस चीज़ के हवाले से बात की गई थी, तो भी ओरल एविडेंस आ सकती है। 107 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स और टू नीदर ऑफ फैक्ट्स द होली करेक्ट अप्लाइज। अगर मतलब एक मुबहम सी स्टेटमेंट उसने दी हुई है तो उसको क्लियर करने के लिए भी ओरल एविडेंस दी जाएगी। 108 एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल करेक्टर ETC। अगर कोई इलेजिबल करेक्टर मतलब ऐसे अल्फाज लिखेंगे जो कि पढ़े ना जा सके या जिनके समझ ही ना आ रही हो कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर उसको समझने के लिए भी उस लिखने वाले की एविडेंस ओरल ली जा सकती है। 109 हु मे गिव एविडेंस ऑफ अग्रीमेंट बनाइंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन एविडेंस दे सकता है अग्रीमेंट की जिन्होंने उसको मतलब चेंज करने के लिए कोई बात की गई है, तो वही देंगे ना। 110 सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू वेल्स। वेल्स के हवाले से सक्सेशन एक्ट ने जो भी बात की है वो वही के वही रहेगी। पार्ट 2 ऑन प्रूफ। चैप्टर 7 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूफ। 111 फैक्ट जुडिशियल नोटिसेबल नीड टू बी प्रूफ। ऐसे फैक्ट जो जुडिशियल नोटिसेबल एंड इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। 112 फैक्ट्स ऑफ दिस कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस कोर्ट ऐसे फैक्ट्स का लेगी वो हर तमाम पाकिस्तानी लॉज मतलब इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल जब वाद आर्म फोर्सेज और उसके अलावा लेजिस्लेचर जितने भी सीट ऑफ द कोर्ट है, ऑफिस नेम टाइटल्स वगैरह, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल, नेशनल फ्लैग और डिवीजन ऑफ टाइम, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, कमेंसमेंट, कंटिन्यूस, सबमिशन, हॉस्टिलिटीज, मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, रूल ऑफ द रोड और लैंड, और ये सारे केसेस जो हैं वो इनको कोर्ट जुडिशियल नोटिसेबल है और इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 113 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट प्रूव। एडमिटेड फैक्ट्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। चैप्टर 8 स्टॉपल। 114 स्टॉपल होता है कि अगर कोई शख्स एक किसी कोई बात कह देता है, मतलब एक दफ़ा जो बात आपने कह दी फिर उसके बाद आप उससे मुकर नहीं सकते। 115 स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। पर्सन इन पोजेशन के हवाले से या लाइसेंस के हवाले से भी कोई एक बात कह दी गई, मतलब कोई एग्रीमेंट लिख दिया गया या बोल दिया गया, तो फिर वो भी स्टॉप हो जाएगा और उससे फिर मुकर नहीं सकते इंसान। 116 स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वैल्यू और लीगेसी और लाइसेंसी, ये भी सेम रूल है। पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। एक
अच्छा जी, 117 बर्डन ऑफ प्रूफ। जो कोई भी अजर्ट करता है बर्डन ऑफ उस प्रूफ उस पे ही आता है। मतलब कोई शख्स कह रहा है कि वो उसने कोई चीज़ क्लेम करता है तो फिर वो प्रूफ करना भी उसी के ज़िम्मे ही होता है। 118 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाइज करता है? जो भी मतलब असर्ट करने वाला है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पे ही आएगा। 119 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। किसी पर्टिकुलर फैक्ट के हवाले से कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है तो वो जो भी उस पर्टिकुलर फैक्ट के हवाले से नॉलेज रखता है तो वो ही प्रूव करेगा। 120 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए ही प्रूफ को फैक्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट नेसेसरी टू प्रूव इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज नो ऑन द पर्सन हु विशेज टू गिव सच एविडेंस। मतलब जो एविडेंस उसके हवाले से दे सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए वही प्रूव करेगा। 121 बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन द एक्सेप्शन। पीपीसी में जो जनरल एक्सेप्शन दी गई हैं उसमें अगर कोई केस आता है तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज पर। अदरवाइज जनरली वो प्रोसिक्यूशन पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। आर्टिकल 122 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अगर कोई प्रूफ जिसकी किसी की नॉलेज के हवाले से है तो फिर जिसकी वो नॉलेज में वो फैक्ट है तो वही उसको प्रूव करेगा। 123 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अगर कोई शख्स 30 साल तक मतलब जिंदा है तो और उसको शख्स आके कहता है कि वो तो मर गया तो फिर जो कहेगा मर गया तो वो उसको प्रूव करेगा। 124 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर। अगर कोई 7 साल तक नहीं सुना गया कि वो शख्स जिंदा या मर गया तो उसे मरना भी समझा जाएगा सिवाय इसके कोई शख्स आके प्रूव ना कर दे कि वो जिंदा है। 125 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस। सॉरी उल्टा हो गया पहले। अगर 7 साल तक कोई शख्स जिंदा मतलब सुना नहीं है कि वो जिंदा या मर गया तो फिर वो उसको मरा भाई समझा जाएगा सिवाय इसके कोई आगे ये ना प्रूव कर दे कि वो शख्स जिंदा है। और जो ऊपर वाला है उसको 30 साल तक कोई भी शख्स जो है वो उसको मतलब जिंदा सुना गया है तो वो उसे जिंदा ही समझा जाएगा सिवाय इसके कोई शख्स उसे मुद्दा प्रूव ना कर दे। 125 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर लैंडलॉर्ड मेंटेनेंस प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के हवाले से भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसी पर है जो शख्स कोई चीज़ अदालत कर रहा है किसी भी हवाले से। 126 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ओनरशिप के हवाले से भी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आएगा जो ओनरशिप क्लेम कर रहा है। 127 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन केस वन पार्टी इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है जो कि डोमिनेंट पोजीशन रख रहा है तो वही प्रूव करेगा। 128 वर्क ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ड्यूरिंग मैरिज के दौरान मतलब कंटिन्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज के दौरान जो भी बच्चा पैदा होता है वो 6 महीने से पहले ना हो। मतलब 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। अगर कोई 6 महीने से पहले पैदा होता है तो वो इनलेजिटिमेट होगा। और उसके अलावा शादी की ख़त्म होने के 2 साल के बाद भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट होगा। उसके अलावा अगर कोई वो मतलब सिवाय इसकी एक्सेप्शन है कि वो इस लेजिटिमेसी को चैलेंज कर सकता है उसका हस्बैंड जो कि औरत है वो कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो फिर उसको प्रूव किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो कंक्लूसिव प्रूफ है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर अगर कोई बच्चा जो है वो 6 महीने बाद पैदा होता है इद्दत पीरियड ख़त्म होने के तो भी वो इलेजिटिमेट होगा। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन और तनकीद की जाती है। तो ये एक कोई भी इस्लामिक इसमें कोई बात नहीं है। इस्लामिक है शरीयत के मुताबिक है और ऐसा हो सकता है मुमकिन है कि 2 साल के अंदर भी कोई बच्चा पैदा हो। लेकिन इसकी एक्सेप्शन यही है कि अगर औरत ने कह दिया कि उसकी इद्दत पीरियड ख़त्म हो गया मतलब 3 मंथ वो जो 3 मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड जो साइकिल होता है वो अगर 3 महीने कंप्लीट हो जाता है तो फिर इद्दत पीरियड ख़त्म है। उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी चाइल्ड की बर्थ हो मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर इद्दत पीरियड ख़त्म नहीं हुआ मतलब उसके वो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड वो नहीं आए 3 महीने तक भी और उसके बाद कंटिन्यू रहे तो फिर चांसेस होते हैं कि वो 2 साल तक भी मतलब वो चाइल्ड की बर्थ हो सकती है। तो ये वाली बात इसमें लिखी गई है। इसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं लोग, हालांकि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, ये इसमें जो बात की गई है वो नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं होगी, उनके फेथ के मुताबिक उनसे डील किया जाएगा।
129 कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। और जो फैक्ट जो है वो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरल इवेंट में है तो वो कोर्ट उनको प्रिज्यूम कर सकती है, जो कि ह्यूमन कंडक्ट के हवाले से है कि वो आया कि वो ट्रू है या नहीं है। अच्छा जी, आगे है आपका चैप्टर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आर्टिकल 130 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ द विटनेस का, कि वो एविडेंस जो है वो किस तरह ली जाएगी, कौन सी पहले ली जाएगी, कौन सी बाद में ली जाएगी, या कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ये टोटल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 131 जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जज डिसाइड करेगा कि कौन सी एविडेंस एडमिसिबल है और कौन सी नहीं है। 132 एग्जामिनेशन इन चीफ, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ है, मतलब जो पार्टी विटनेस को बुला रही है वो खुद उसका एग्जामिन करेगी, तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी उसके ऊपर क्रॉस करेगी तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, और फिर अगर उस क्रॉस में कोई नई बात निकल आती है तो फिर उसको री एग्जामिन भी किया जाता है, उसे री एग्जामिनेशन कहते हैं। आर्टिकल 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्डर से मुराद तरतीब है यहाँ पर, तो सबसे पहले चीफ होगा और फिर क्रॉस होगा और उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। 134 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, अगर किसी शख्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कॉल किया गया है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसे बतौर विटनेस न बुला लिया जाए। 135 विटनेस टू कैरेक्टर, विटनेस टू कैरेक्टर को क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, री एग्जामिनेशन, मतलब अगर कोई शख्स किसी के कैरेक्टर के हवाले से कोई एविडेंस देने आया है तो फिर उसके कैरेक्टर के हवाले से उसके ऊपर क्रॉस भी किया जा सकता है और उसको री एग्जामिन भी किया जा सकता है। 136 लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर सवाल का जवाब भी मौजूद होता है, जैसे कि वो कोई पूछे कि आपने ये कत्ल किया है तो वो कहेगा या तो हाँ या फिर ना। 137 व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन जो है वो चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते, सिवाय इसके कि वो इंट्रोडक्टरी मैटर के हवाले से पूछे जा सकते हैं, या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर हो, या फिर ऑलरेडी वो जो प्रूव हो चुका हो सफिशिएंटली मैटर। 138 व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 139 एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, मैटर इन राइटिंग में एविडेंस जो है वो ली जा सकती है, इसको डिटेल में आगे अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करती हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया। 140 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, प्रीवियस स्टेटमेंट राइटिंग के हवाले से भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। 141 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि वेरासिटी टेस्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन चेक करने के लिए, या फिर उसका क्रेडिट चेक करने के लिए किए जाते हैं। 142 विटनेस टू बी कंपेल टू आंसर, जो आर्टिकल 15 में प्रिविलेज दी गई है विटनेस को, तो उसका कंपेल किया जा सकता है किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। 143 कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब विटनेस से सवाल पूछने चाहिए और कब उसका कंपेल करना चाहिए आंसर करने के लिए। 144 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बगैर रीजनेबल ग्राउंड के कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। 145 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर कोई वकील बगैर रीजनेबल ग्राउंड के कोई क्वेश्चन आस्क करता है तो उससे उसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, हाई कोर्ट में रिपोर्ट की जाएगी और फिर हाई कोर्ट उसको मतलब उसके हवाले से डील करेगी कि उसने जो है मिसकंडक्ट किया, तो फिर मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग वो सारा मामला चलेगा। 146 इंसिडेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो कि स्कैंडलस है, मतलब लाइबलस क्वेश्चन, जो डेफामेटरी स्टेटमेंट उसको डिफेम करते हो, तो वो सिवाय इसके कि उनका इफेक्ट उस केस की एग्जिस्टेंस पर या उस केस के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आ रहा हो तो पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जा सकते। 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ डेफामेशन लाइबल एंड सलेंडर, तो डेफामेशन और लाइबल और सिलेंडर वाले केसेस में भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता जो कि उसके ऊपर तहमत लगा दे या उसको मज़ीद डिफेम कर रहा हो। 148 क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, ऐसे सवाल भी नहीं पूछे जा सकते जो कि इंटेंशन जिसकी हो कि वो उसको इंसल्ट या अनॉय कर रहा हो। 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, 1 सेकेंड। अच्छा जी, आगे है 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, अगर वेरासिटी टेस्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन वो किए गए हैं तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस दी जा सकती है।
150 क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, अपने ही विटनेस से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। अगर आपका विटनेस हॉस्टाइल हो गया, मतलब दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, या फिर ब्राइब हो गया, या फिर वो बात कुछ और कर रहा है, उसकी श्योर के फेवर में थी, तो फिर उसको उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है, और ये अपने ही विटनेस के साथ पार्टी खुद करती है। 152 क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल, अगर कोई रेलिवेंट फैक्ट के साथ कोई भी एविडेंस या कोई भी सवाल corroborate कर रहा है, तो फिर वो पूछा जा सकता है, रेलिवेंट होता है। 153 फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस में भी प्रूव टू corroborate लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट, अगर विटनेस ने पहले कोई बात की गई है और फिर उस वह बात वाली बात के साथ corroborate करने के लिए उससे सवाल पूछा जा सकता है। 154 वट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट अंडर रेलिवेंट आर्टिकल 46 और 46 और 47 आर्टिकल के साथ जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं वो सारी की सारी प्रूव की जा सकती हैं, अगर वो कनेक्टेड हो रेलिवेंट फैक्ट के साथ। 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी, विटनेस को मेमोरी रिफ्रेश करने की परमिशन दी जाती है, वो डॉक्यूमेंट को देख कर मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। 156 टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन आर्टिकल 155, a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in आर्टिकल 55, मतलब उसके हवाले से जो 155 में आर्टिकल जो उसको डॉक्यूमेंट दिखाया गया उसके टेस्टिफाई करने के लिए भी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, एडवर्स पार्टी का राइट भी होता है कि वो भी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके। 158 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट की ये पावर है कि वो किसी भी शख्स को कभी भी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। 159 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस, जब कोई भी पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है नोटिस पर, तो फिर वो पार्टी जो है वो उसको पाबंद होती है कि वो उसके ऊपर वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। 160 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड नोटिस, मतलब 159 में जो उसको कहा गया है कि वो डॉक्यूमेंट आए और प्रोड्यूस करे, तो वो पाबंद है कि वो उसको प्रोड्यूस करे, लेकिन अगर वो नहीं करती रिफ्यूज़ कर देती है, तो फिर वो बाद में उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी, मतलब उसका फिर राइट खत्म हो जाएगा, अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकती। 161 में जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, 161 में जज, ये बहुत वास्ट आर्टिकल है जिसमें जज के पास पावर है कि वो किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं, किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं, किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। 162 नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, अगर कोई भी नया ट्रायल नहीं होगा अगर वो सिर्फ इस वजह से कि वो इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ था उसमें, या फिर कोई एविडेंस जो कि कोर्ट में प्रोड्यूस की गई थी लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके वजह से नया ट्रायल नहीं हो सकता। चैप्टर 12 डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। 163 एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, अगर कोई प्लेंटिफ जो है वो ओथ पर डिनाइल क्लेम करता है कि भाई मैं वो हल्फन बयान करता हूँ कि ये जो है वो ओथ, ये जो जनरल ओथ है, तो फिर दूसरी पार्टी जो है वो उसको वो भी ओथ पर ही उसको डिनाई करेगी, और अगर दोनों ही वो डिनाइल कर देती हैं ओथ पर, तो फिर जो है वो कोर्ट जैसे मुनासिब समझती है वो वैसे उसको केस को मतलब फर्दर प्रोसीड करेगी, लेकिन ये ओथ जो है वो हदूद लाज में एप्लीकेबल नहीं होता। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर मिसलिनियस। 164 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस etc, मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से जो भी एविडेंस अवेलेबल होगी वो एडमिसिबल होती है कोर्ट में। 165 ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉ, द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for them time being in force। QSO जो है वो ओवरराइड करता है बाकी सारे के सारे तमाम लॉज पर। 166 रिपील, द एविडेंस एक्ट 1872 1 ऑफ 1872 इज हेयर बाय रिपील्ड एंड द QSO इज कंप्लीटेड। तो QSO आर्टिकल कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 166 आर्टिकल सारे के सारे कंप्लीट हुए, तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। थोड़ा हालांकि QSO बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज अगर आप इंटरेस्ट लेके सुने तो इसमें भी मज़ा आएगा आपको, मज़ा ना भी आए तो समझ आना ज़रूरी है।
वो क्या कहते हैं, समझ आना है, स्वाद आना चाहिए, लेकिन ला में समझ आनी चाहिए, स्वाद आए या ना आए। जब समझ आ जाती है तो फिर स्वाद अपने आप आ जाता है। खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी और कंप्लीट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।